स्क्रीन शो हो गई होगी शायद। जी सर। जी सर। है ना? हाँ, तो शुरू करें या वेट करें 1 मिनट? वेट कर लो सर। चलो, लोग आते रहेंगे बीच बीच में, जैसे आते रहेंगे अपना देखते रहेंगे, हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा मैंने कल बताया था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, है ना? उसमें मैंने तुम लोगों को 4 कंपोनेंट बताए थे मेन। मैं सीक्वेंसली बताता हूँ कौन कौन सा कंपोनेंट लगा था। हमने शुरू किया था कंप्रेसर से, ठीक है? कंप्रेसर में क्या हो रहा था, लो प्रेशर वेपर आ रही थी, कंप्रेसर उसे कंप्रेस कर दे रहा था, वो हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जा रही थी, और वो हाई प्रेशर कंप्रेस होने के बाद, हाई प्रेशर वेपर बनने के बाद वो कंडेंसर में चली जा रही थी, है ना? यही था। यस सर। उसके बाद कंडेंसर क्या कर रहा था, कंडेंसर हाई प्रेशर वेपर को कंडेंस कर रहा था। कंडेंस मतलब उसका फेज चेंज करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है? यस सर। ठीक है भाई साहब, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अभी भी प्रेशर उसका हाई ही था, प्रेशर लो नहीं हुआ था, ठीक है? प्रेशर लो करने के बाद जब वो हाई प्रेशर लिक्विड वेपर का मिक्सचर जब कन्वर्ट हो गया था, उसके बाद वो गई थी उसमें एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में क्या हुआ था, उसके प्रेशर को डिक्रीज किया गया, है ना? उसका प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज। तो हाई प्रेशर से क्या हो गई थी, लो प्रेशर लिक्विड या लिक्विड वेपर का मिक्सचर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। उसके बाद वो लो प्रेशर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होने के बाद वो पहुंची थी इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर से उसने जो जिस स्पेस को ठंडा करना था उस स्पेस से हीट ली थी और वो चली गई थी वापस कंप्रेसर में। तो ये थी हमारी साइकिल। क्लियर है भाई? क्लियर है? जी सर। यस सर। अब टाइप 1 पढ़ो। टाइप 1 क्या कह रहा है, वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। मैंने जो साइकिल बताई थी इसमें मैंने 1 से शुरू किया था। 1 पॉइंट को माना था कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट, 2 पॉइंट को माना था कंप्रेसर का आउटलेट पॉइंट, 3 पॉइंट को माना था कंडेंसर का आउटलेट पॉइंट, 4 पॉइंट को माना था एक्सपेंशन वाल्व का आउटलेट पॉइंट, और 1 हो गया था हमारा इवेपोरेटर का आउटलेट पॉइंट। यही थे पॉइंट? जी सर। यस सर। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए तुम्हें। ये पॉइंट थे। इसमें देखो 1 हमारा कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट है, 2 हमारा कंडेंसर का इनलेट पॉइंट है, 3 हमारा एक्सटेंशन वाल्व का इनलेट पॉइंट है, और 4 हमारा इवेपोरेटर का इनलेट पॉइंट है। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। अब वापस हम अपने केस पे आ जाते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी 4 आराम से आ जाएंगे। ये कह रहा है वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। वो कह रहा है कि मैंने एक ऐसा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है जिसमें कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट को जब कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद जब वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को लीव करता है, कंप्रेसर के आउटलेट पॉइंट से निकलता है, तो वो ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में होता है। मतलब उसने किस पॉइंट की पोजीशन हमें डिफाइन कर दी है। हमें उसने कौन से पॉइंट की पोजीशन डिफाइन की है? 1 से 2। उसने हमें 1 नहीं बताया, उसने हमें 2 पॉइंट बता दिया है कि पॉइंट 2 जो होगा, देखो ना, पढ़ो ना, आफ्टर कंप्रेशन है। वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद की बात कर रहे हैं। कंप्रेशन का आउटलेट पॉइंट क्या था? 2। तो इसका मतलब उसने हमें पॉइंट 2 की कंडीशन बता दी है कि पॉइंट 2 हमारा ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो बस अगर हमें यही ध्यान में रहेगा तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो, इसमें पॉइंट 2 जो है वो हमारा ड्राई सैचुरेटेड लाइन पे है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है। अब मुझे पता है कि जो कंप्रेशन हो रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिकली हो रहा है, तो 1 to 2 क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन होगी, तो 2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो जहां भी खत्म होगी 1 पे। ठीक, हमें लोअर हायर प्रेशर दिया, टेम्परेचर दिया होगा, वो देख लेंगे। बताओ इन डायग्राम में किसी में कोई दिक्कत है? नो सर। बस उसने सिर्फ हमें ये बता दिया है कि पॉइंट 2 जो है हमेशा हमारा
ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा। पॉइंट 3 उसने नहीं बताया है, पॉइंट 4 उसने नहीं बताया, पॉइंट 1 उसने नहीं बताया है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम वो इधर उधर कर लेंगे। अगर वेट रीजन में होगा तो वेट कर लेंगे, ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे होगा तो ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे बना, ठीक है। लेकिन आइडियली हम ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे ही रखेंगे पॉइंट 3। क्लियर है भाई? क्लियर है? यस सर। भाई किसी को अभी भी अगर इस साइड जो दोनों डायग्राम बने हुए इन दोनों डायग्राम में किसी भी प्रोसेस में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस दोनों डायग्राम में, पी या टीएस डायग्राम में? सर जी पीएच डायग्राम समझिए दोबारा से। और पीएच डायग्राम, ठीक। 1 to 2 प्रोसेस है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिकली कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? आइसेंट्रोपिक। तो पीएच डायग्राम में भाई साहब उसने ये कहा है एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, उसने ये नहीं कहा है कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है मोहम्मद उमर? यस सर। तो इसीलिए 1 to 2 डायग्राम पीएच डायग्राम पे क्या है वो एक कर्व लाइन आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एंथैल्पी वेरिएशन है, एंट्रोपी वेरिएशन नहीं है, एंथैल्पी वेरिएशन है। इसलिए क्या हो रहा है 1 to 2 में कर्व लाइन दिख रहा है 1 to 2। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। अगेन 2 to 3 क्या कह रहा है वो? 2 to 3 प्रोसेस था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। तो इसमें देखो चाहे पीवी डायग्राम देख लो चाहे टीएस डायग्राम देख लो, दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहने वाला है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अगेन अब हमारा 3 पे क्या होगा? कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया होगा, जो हमारा हाई प्रेशर वेपर था वो हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। अब हमें उसका प्रेशर ड्रॉप कराना है। तो मैंने बताया था 3 to 4 प्रोसेस था हमारा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व में हो रहा था। यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट रहने वाली है। क्या रहने वाली कांस्टेंट? एंथैल्पी, क्योंकि ये थ्रोटलिंग प्रोसेस है। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसे हम हमेशा डॉटेड लाइन से शो करेंगे, सॉलिड लाइन से शो नहीं करेंगे। बताया था ना? यस सर। यस सर। तो ये 3 to 4 प्रोसेस है, एक्सपेंशन प्रोसेस या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस या थ्रोटलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी तो इसीलिए पीएच डायग्राम पे एक वर्टिकल लाइन है। एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा हमारा एंट्रोपी बढ़ती है। तो इसलिए 3 से 4 की तरफ जब चले तो एंट्रोपी बढ़ गई है। तो टीएस डायग्राम में तुम देखो डायग्राम आगे की तरफ चला है, कर्व लाइन है आगे की तरफ चला है। क्लियर है? यस सर। ये सारी चीजें हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नया नहीं। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? यस सर। जी सर। अब हमारा जो लो प्रेशर लिक्विड है वो हमारा इवेपोरेटर में एंट्री कर गया है। तो इवेपोरेटर में एंट्री कर रहे हैं, अगेन उसका इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन क्या होता है? अगेन फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज जब होगा किसी भी लिक्विड का या सॉलिड का या गैस का, तो वहां ना प्रेशर चेंज होगा ना टेम्परेचर चेंज होगा। इसीलिए दोनों डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। क्लियर है? यस सर। इवेपोरेशन हो रहा है इसलिए लिक्विड से वेपर की तरफ चल रहा है। ठीक है मोहम्मद उमर? जी सर। अब बताओ कोई से प्रोसेस में कोई दिक्कत हो तो? नो सर। तो अब इसकी सीओपी कैसे निकालेंगे हम? सीओपी क्या होता था? सीओपी का जनरल फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है COP? वर्क डन। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है भाई? यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? वही H1 minus HF3 सर। इवेपोरेशन एक्चुअली होगा तो H1 minus H4 होगा तो H1 minus H4, लेकिन H4 में कैलकुलेट करने के लिए हमें बड़ी परेशानी होगी। लेकिन हमें एक चीज पता है कि H4 और H3 दोनों बराबर हैं। 3 को हम डायरेक्टली स्टीम टेबल से देख लेंगे, इसलिए हम H1 minus HF3 पुट कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? यस सर। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे? H2 क्या होगा? 1 से 2 में जो दिया है। तो H2 minus H1। H1। क्लियर है? यस सर। तो सीओपी क्या हो जाएगी? अनु बताएगी सीओपी क्या हो जाएगी?
हेलो, हेलो, भाई आवाज आ रही तुम लोगों को मेरी? यस सर, यस सर, यस सर, Yes, sir. तो ये लड़की क्लास ज्वाइन करके चली गई है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसे हम हटा दे रहे हैं जब इसे क्लास नहीं करनी है तो। अंकित सिंह बताए भाई, अंकित सिंह, अंकित सिंह Yes, sir. बताएं सीओपी क्या हो जाएगी? H1 minus H1 minus H2 upon H3 minus H4. क्या कह रहा है भाई? तेरे पास कॉपी पेन है? H1. Yes, sir. कॉपी पेन है? लिख पहले कॉपी पे, फिर बता देख। Yes, sir. हाँ बोल। H1 minus H2 upon H3 minus H4. अरे भाई तू क्या बता रहा है यार, गजब है लड़का है। अंकित कुमार जरा सही बता देना इसे, क्या कह रहा है सही कर देना। अंकित कुमार रोल नंबर 15। यस सर। हाँ इसे सही कर दो फॉर्मूले को। सर सीओपी होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, तो ये हो जाएगा H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1, या H1 H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1, ये होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर, Yes, sir. जी सर। यस Sir. पक्का? यस सर। अब ये क्वेश्चन नोट कर लो जरा तुरंत, कॉपी पेन उठाओ सब नोट करो। और तुम मुझे इसमें खाली सीओपी कैलकुलेट करके बताना, वॉल्यूम ऑफ पेपर मत निकालना, क्योंकि वरना तुम्हें अभी मैंने कंप्रेसर का वो फॉर्मूला पता नहीं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाए गए नहीं पढ़ाए गए, स्पेसिफिक वॉल्यूम वाले। अंदर बैठ जाओ। सीओपी कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद नोट करनी है वैल्यू, उसके बाद शुरू करना है। क्लियर है? Yes, sir. नोट कर रहे हो अभी वैल्यू? सर वैल्यू नोट की? जी सर। हेलो, यस सर, यस सर। ये वैल्यू नोट हो गई? यस सर। किसी को समझ में आया क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है? हेलो, यस सर। कि नहीं आया समझ में। हेलो, हेलो, यस
यस सर। नहीं आया सर। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। सर उसने ड्रेनेज फ्रैक्शन दिया है सर, एंथैल्पी कैलकुलेट करके सर हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है सर। एंट्री और एग्जिट पे ड्रेनेज फ्रैक्शन दिया है सर। डायग्राम बन गया? यस सर। अब तुम खुश हो रहे होगे सर, नीचे करेंगे डायग्राम दिखेगा, डायग्राम इसमें बनाई। हाँ भाई बताओ, अब बताओ। ये कह रहा है अमोनिया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें इवेपोरेटर का प्रेशर 2 बार है। ठीक है, अमोनिया जो है, अमोनिया एट एग्जिट इज 0.85 ड्राई एंड एट एंट्री इज ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.19। ये किसका दिया हुआ है भाई? सर इवेपोरेटर का। ये इवेपोरेटर की बात कर रहा है। इसका मतलब 0.1 की जो एक्स दी है उसने वो है 0.85, 0.4 की जो एक्स दिया हुआ है वो है 0.19। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन द वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ अमोनिया इज 150। तो हमें H2 माइनस H1 निकालना ही नहीं है, ऑलरेडी उसने वर्क डन दे दिया है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नो सर। टोपी नहीं है ना? नो सर। भाई सीओपी के निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट चाहिए और वर्क डन चाहिए। वर्क डन ऑलरेडी इसने दे दिया है तो कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, सीओपी निकालना है। अब नीचे पढ़ना, नीचे लिखा हुआ है द लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 2 बार इज 1325 किलोजूल पर किलोग्राम एंड 0.58 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। हमें जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम से कोई मतलब है नहीं क्योंकि हम निकाल रहे हैं सीओपी। हमें किससे मतलब है? लेटेंट हीट से। लेटेंट हीट मतलब उसने एचएफजी दिया हुआ है, उसने एचएफ दिया नहीं है तो उसे भी मारो गोली, 0 मान लो। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो वैल्यू पुट करते। बेसिकली फॉर्मूला तो ये होता है ना, एचएफ प्लस एक्स एचएफजी। अब उन्हें एचएफ की वैल्यू नहीं दी है तो कोई बात नहीं। अगर तुम उसे पुट भी कर लोगे तो दोनों में माइनस हो जाएगी, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। मान लो तुम H4 इक्वल टू HF प्लस एक्स HFG करो, H1 इक्वल टू HF प्लस एक्स HFG करोगे तो भी कैंसिल आउट हो जाना है वो, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या निकालोगे? H1 माइनस H4, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा HF से HF। समझ रहे हो? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ से हमें अब बस तुम गलती कहाँ करोगे बताओ? गलती तुम सिर्फ और सिर्फ करोगे ड्राइनेस फ्रैक्शन पुट करने में। तो मैं साइकिल बार बार इसीलिए बनवा रहा हूँ, साइकिल जब बना लोगे तो तुम साइकिल पे वैल्यू लिख लोगे कि 0.1 का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, 0.19 कौन से पॉइंट पे है। अगर साइकिल ड्रॉ नहीं करोगे ना, टीएस डायग्राम या पीएस डायग्राम नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन में गलती का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है भाई साहब? अरे ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है? अब सीओपी निकालना है तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकाल लिया है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है? H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय वर्क डन, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो आंसर आ गया 5.83। बताओ क्वेश्चन, किसी में कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। भाई खाली अंकित के बोलने से नहीं होगा ना, और भी लोग तो बताएं। सर हाँ वर्मा जी बताएं। साइकिल बनवा दीजिए सर, इसकी साइकिल बना कर समझा दीजिए। ये साइकिल समझ में आ गई थी? जी सर। तो टीएस डायग्राम बनाओ, बस यही वाला टीएस डायग्राम बना लो। और देखो यहाँ पे वो कह रहा है अमोनिया वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इवेपोरेटर का प्रेशर 2 बार है। इवेपोरेटर कहाँ लगा हुआ है? सर 4 to 1 जो है नीचे। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर यहाँ पे लिखना है टीएस डायग्राम में नहीं, तो भूल जाओ, से आगे बढ़ो। अमोनिया एट एग्जिट इज 0.85 ड्राई। अमोनिया एट एग्जिट, एग्जिट मतलब ड्राई इवेपोरेटर के एग्जिट की बात कर रहे हैं वो, इवेपोरेटर के एग्जिट की बात कर रहा है। इवेपोरेटर का एग्जिट पॉइंट कौन सा है? 1 point दूसरा सेकंड। तो 1 पॉइंट पे जो x की वैल्यू है दैट इज 0.85। जी सर। ठीक है, एंड एट द एंट्री इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.19। ये किसकी बात कर रहा है? इवेपोरेटर के एंट्री पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब 0.4 पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 0.19 है। जी सर। क्लियर है? जी सर। यस सर। बस अगर तुमने साइकिल बना के इतना इसमें शो कर दिया तो तुम्हारा आंसर फिर गलत होने का चांस बिल्कुल 0 है।
गलती होगी ही नहीं। फिर अगर तुमने साइकिल ड्रॉ नहीं की तो 99% क्वेश्चन गलत कर जाओगे। और तो कुछ दिया ही नहीं है इसमें, तो और कुछ लिखना ही है। उसने दिया हुआ है कि भाई पर किलोग्राम ऑफ अमोनिया वर्क डन जो है कंप्रेशन की ड्यूरेशन में वो 150 किलोग्राम है, तो W इक्वल्स टू H2 माइनस H1 इक्वल्स टू 150 दिया हुआ है, वो कैलकुलेट करना ही नहीं है। क्लियर है? क्लियर है वर्मा जी? यस सर। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो हो जाएगा ये? यस सर। सर देखो मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, पहली बात तो सुन लो मेरे ध्यान से सुनना। अभी तक जब से ये RAC सब्जेक्ट डिप्लोमा में आया है, ये अभी आया 3 साल से, अभी तक इसका पेपर ऑफलाइन कभी हुआ नहीं है, क्योंकि सबसे पहली साल जब आया तब कोरोना की वजह से बच्चे प्रमोट हो गए, एग्जाम हुआ नहीं। दूसरे साल लास्ट ईयर जो आया, लास्ट ईयर पेपर हुए ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें न्यूमेरिकल आए नहीं। ठीक है, इस बार अगर ऑफलाइन पेपर हुए तो पहली बार पेपर होगा इस सब्जेक्ट का, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो अभी ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है पेपर कैसा आने वाला है, कैसा आता रहा है, क्योंकि ये पेपर होगा पहली बार। ठीक है भाई साहब? जी सर। तो ना तो मैं रिस्क ले सकता हूँ ना ही तुम रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट में थ्योरी बहुत कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। हर चैप्टर में न्यूमेरिकल ही है, डेरिवेशन ही है, न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट लाइक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर थ्योरी भी है तो लॉजिकल थ्योरी है, कंसेप्चुअल थ्योरी, रट्टा मारने वाली नहीं। तो मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में रोक के पूछ लो, मैं बता दूंगा भाई सर। अगर अभी समझ में आ जाएगा चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ राय साहब बताएं, कुछ कह रहे हैं। सर COP फाइंड आउट करने के लिए सर जो आपने बताया H1 माइनस HF3 सर, उसका वैल्यू कहाँ से हमको मिलेगा? भाई इस क्वेश्चन में हमें HF3 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने 4 पॉइंट पे एंथैल्पी ड्राइनेस फ्रैक्शन दे दिया है ना, तो 3 तो निकाल ही नहीं पाएंगे। 3 वाला क्वेश्चन अभी आने वाला है, आगे वेट करो। तो सर भाई मैं निकाल तो दोनों से सकता हूँ ना, HF3 से भी निकाल सकता हूँ, H4 से भी निकाल सकता हूँ। मुझे न्यूमेरिकल में जो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा मैं वही तो रखूंगा। यस सर। मान लो मैं यहाँ H1 माइनस HF3 रख देता हूँ, HF3 तो इसमें क्वेश्चन में ना दिया है ना कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो फिर कैसे यूज करूंगा बताओ? बोलो राय साहब। नहीं सर, तो उसके जगह पे सर अल्टरनेट वैल्यू सर पुट करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला है सर 4 हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए मैंने HF3 पुट ना करके यहाँ पे HF4 किया है। यस सर। क्योंकि इतना तो मुझे अंडरस्टूड है कि H4 इक्वल टू HF3 है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर। ठीक है, यस सर। अब तुम HF3 की बात कर रहे हो, लो HF3 वाला क्वेश्चन भी लो, तुम खुश रहो, लो नोट करो। इस क्वेश्चन को जो कर दे बता देना। चलो भाई शुरू कर जाओ। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4.2 देखो जल्दी क्या कहना चाह रहा है और फिर बताओ हमें। अब जिसने प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंस चैप्टर को ईमानदारी से नहीं पढ़ा है, रट्टा मारा है, निकल लिया, उसने सोचा पेपर होने वाले नहीं, ऐसे प्रमोट हो जाएंगे, अब इस क्वेश्चन में हवा नहीं लगेगी उसे। ये कहना क्या चाह रहा है? क्योंकि तुमने थर्मोडायनामिक्स तो मजे में पढ़ी है, तुम्हें लगा कोरोना आ गया बच जाएंगे। ठीक है, अभी पहले तो मुझे अनुरानी आंसर दे, क्लास ज्वाइन करके कहाँ चली गई थी? मैं इतनी देर से अनु चिल्ला रहा हूँ, क्वेश्चन बताएगी, बता नहीं रही हूँ। हेलो हेलो जी सर। मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ कि अनु आंसर दे, अनु आंसर दे, अनु जो है गायब है क्लास ज्वाइन करके। सर वो ना नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी तो आवाज नहीं आ रही थी हमें आपकी। तो मैसेज शायद इसमें मैसेज का भी ऑप्शन रहता है। सॉरी सर, बारिश हो रही है ना सर तो इसलिए। बारिश तो फिर यहाँ मुरादाबाद में तो हो, तुम मुरादाबाद में, हम भी यहाँ बारिश हो रही तो हमारे यहाँ भी तो हो रही है, हमारे यहाँ से भी तो आवाज जा ही रही होगी तुम लोगों के पास में। सर मुरादाबाद नहीं है, हम ना दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली में तो नेटवर्क और सही रहता है यहाँ से। सर नहीं रहता यहाँ पे। तो
भैया या तो क्लास ज्वाइन करो तो ईमानदारी से करो, वरना क्लास ज्वाइन मत करो मेरी फालतू में। अननेसेसरी क्लास ज्वाइन करके घूमते रहो बाहर, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है, फिर खाली अटेंडेंस वैसे ही दे दूंगा मैं। नहीं सर, क्लास लेनी है। मेरी क्लास वही ज्वाइन करें जो ईमानदारी सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, वरना ना करें। ओके सर। वो क्वेश्चन नोट कर लिया सबने भाई? यस सर। हाँ, अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे? अभिषेक वर्मा, अभिषेक जी वर्मा, सर, जी सर, जी सर। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना आप, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है, कैसा साइकिल बनाओ, साइकिल टूल से बनवाता हूँ। ठीक सर। द टेम्परेचर लिमिट ऑफ एन अमोनिया रेफ्रिजरेटर सिस्टम, एक रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है जिसमें अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है। अमोनिया यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेंट है। जी सर। उसकी टेम्परेचर लिमिट दी है, एक दी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दी है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे ये बताओ इसमें इवेपोरेटर वाला टेम्परेचर कौन सा होगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको पता है भाई साइकिल में लोअर टेम्परेचर हमारा इवेपोरेटर का होता है, हायर टेम्परेचर कंडेंसर का रहता है, सबको पता है। यस सर। दोनों टेम्परेचर टीएस। अब सबसे पहले टीएस डायग्राम बना लो, टीएस डायग्राम बनाओ, डोम बनाओ, प्रोसेस अभी बाद में दिखाएंगे। पहले दो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो डॉटेड, एक पर टेम्परेचर लिख दो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिख सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड? नो सर, केल्विन में लिखेंगे। हम हमेशा टेम्परेचर केल्विन में पुट करते हैं, तो पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 25 प्लस 273 298 केल्विन लिखेंगे। हायर टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन, लोअर टेम्परेचर हो गया 263 केल्विन। ठीक है, अब दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, जितने में साइकिल आ सके उतने में ड्रॉ करके लिख लेंगे 298 केल्विन और 263 केल्विन। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो कोई तो पूछो। सर कहाँ लिखेंगे, सब नहीं समझ में आ रहा सर। कोई दिक्कत है क्या? सर कहाँ वो सब वैल्यूज लिखेंगे? अभी क्या कह रहे थे? सर कहाँ पर वैल्यूज सर लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है सर, जल्दी जल्दी में बता दे रहे हैं क्या आपको। कह रहे हैं? अरे भैया टीएस डायग्राम बनाओगे? यस सर। टीएस डायग्राम बनाओगे? टीएस डायग्राम में टेम्परेचर कहाँ लिख सकते हो? एक्स एक्सिस पे लिख दोगे क्या? नहीं सर, वाई वाई पे लिखेंगे सर। टेम्परेचर कौन सा एक्सिस पे है? सर वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पे है वाई सर। एक्सिस। वाई एक्सिस पे है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसे होगी? कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसे होगी? सर सीधी सीधी होगी सर हॉरिजॉन्टल। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसे होगी टीएस डायग्राम पे? हॉरिजॉन्टल होगी सर। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसे होगी टीएस डायग्राम पे? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी? यस सर, हॉरिजॉन्टल। यस सर। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यस सर। यस सर। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यस सर होगी। हेलो जी सर। यस सर। यस सर। तो भैया मैं वही तो कह रहा हूँ इतनी देर से कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, डॉटेड लाइन। ऊपर वाली लाइन पे लिख दो 298 केल्विन, नीचे वाली लाइन पे लिख दो 263 केल्विन। मैं भी तो यही कह रहा था उर्दू में। अब आ गया समझ में? यस सर। अब बोलेगा नहीं? यस सर आ अब गया। अभिषेक बोलेगा नहीं सर, बोल दिया, आ गया। बीच में फिर उंगली करेगा। सर नहीं समझ में आता है तो अब बोलता देखो, हूँ। अब कह रहा है हाँ कोई बात नहीं, तो मैं समझा तो रहा हूँ, कहाँ मना कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ द गैस इज ड्राई एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, वो कह रहा है जहां कंप्रेशन खत्म होगा वहां जो अमोनिया है वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है। मतलब कौन से पॉइंट दिया है उसने? तो हमें पता है कंप्रेशन 1 से शुरू होता है, 2 पे खत्म होता है। तो पॉइंट 2 की पोजीशन उसने बता दी है कि पॉइंट 2 ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है। तो इसका मतलब हमने जो ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की थी ना, वो 298 केल्विन वाली, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। 298 वाली लाइन जो ड्रॉ की थी हमने हॉरिजॉन्टल, उसे डॉम हमारा, उसे हमारी ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन जहां भी कट कर रही होगी वही पॉइंट 2 हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब हम टीएस डायग्राम बना रहे हैं तो हमें ये तो अंडरस्टूड ही है, पता ही है
कि अगर पॉइंट टू ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है तो उसी पॉइंट से नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, कर देंगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ। यस सर। तो वो वर्टिकल लाइन जहां हमारा 263 केल्विन को काट रही होगी वही हो जाएगा हमारा पॉइंट 1। क्लियर है यस सर। भाई, क्लियर है? यस सर। सर यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ जाऊं। ठीक, Yes, अब वो sir. कह रहा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल, सीओपी निकालना है, एज्यूमिंग नो अंडरकूलिंग ऑफ द लिक्विड अमोनिया। मतलब उसने पॉइंट 3 की पोजीशन भी बता दी है तुम्हें इसमें इनडायरेक्टली। वो कह रहा है कि हम जब कंडेंसर से कंडेंसेशन करा रहे हैं उसके बाद कोई अंडरकूलिंग नहीं कर रहे हैं लिक्विड अमोनिया का। तो लिक्विड अमोनिया का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट 3 की पोजीशन है वो ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है। वो ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? यस सर। तो 2 to 3 प्रोसेस कैसा होता है? चूंकि यहाँ फेज चेंज हो रहा है इसलिए क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 2 से 3 की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। जहां पे वो ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन को कट करेगा वो पॉइंट 3 हो जाएगा। पॉइंट 3 क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। और पॉइंट 3 to 4 क्या होता है हमारा? पॉइंट 3 to 4 होता है एक्सपेंशन। तो हम एक कर्व लाइन ड्रॉ कर देंगे भाई, इतना दूर रखेंगे कि वो हमारा 1 से ना मिल जाए। वो जहां कट करेगा 263 केल्विन लाइन को, वो हो जाएगा पॉइंट 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सारे पॉइंट मिल गए? यस सर। यस सर, सारे मिल पॉइंट मिल गए। गए? यस सर। साइकिल बन गई, टीएस डायग्राम बना। यस सर। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। टेबल बना ली? टेबल बना लीजिए। जी सर, बना ली टेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाओ भाई। अब बताओ इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? H1 चाहिए, H2 चाहिए, H4 चाहिए, या तो H3 चाहिए, H1 चाहिए। यही तो चाहिए यस सर। भाई। H1 चाहिए, H2 चाहिए और HF3 हमारा टेबल से डायरेक्टली मिल जाएगा। देखो अभिषेक कुमार रहा है, अब हमारा HF3 डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो कहाँ गए भाई? सुन रहे हैं अभिषेक? यस अभिषेक कुमार सर। राय। यस सर, जिंदा। यस सर, हूँ। हाँ, इवेपोरेटर कहाँ लगा हुआ है? नीचे, नीचे लगा हुआ है। जी सर। तुम अपनी साइकिल देखो। साइकिल में पॉइंट 3 तुम्हारा हायर टेम्परेचर पे है या लोअर टेम्परेचर पे है? इतना बता दो बस। हायर टेम्परेचर पे है। हायर पे है सर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो होगा 3 पॉइंट, यस सर। यस सर। है ना? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर, आ रही है। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। आवाज गड़बड़ होता है। यस सर। यस सर। आ रही है सर। नहीं सर, लैग हो रही है आवाज। ठीक, तो ये बताओ जब हमारा पॉइंट 3 जो है हायर टेम्परेचर पे है, पॉइंट 3 हमारा कौन सी वाली लाइन पे है? ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, वही तो है? वही तो है। तो क्या हम उसकी एंथैल्पी डायरेक्टली स्टीम टेबल से नहीं निकाल लेंगे? इस टेबल से। इसका मतलब ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो एंथैल्पी होती है उसे हम HF से डिनोट करते हैं, उसे लिक्विड एंथैल्पी बोलते हैं। लिक्विड एंथैल्पी या लिक्विड हीट भी बोलते हैं। तो इस टेबल में हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे जो लिक्विड हीट की वैल्यू दी गई है वही HF3 है। ये समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। H4 भी वही होगी सर? जी, H4 भी वही होगी। है ये डायग्राम देख, समझा दो। ये डायग्राम देख, दिख रहा है डायग्राम? यस सर। इस डायग्राम पे पॉइंट 3 कहाँ है? हायर टेम्परेचर पे। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया।
हायर टेम्परेचर पे कौन से पॉइंट पे है? ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है ना? यस सर। तो बेटा इतना तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं भी बता चुका हूँ, जिसने पढ़ाया होगा वो भी बताए होंगे कि हमारा ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो एंथैल्पी होती है उसे हम लिक्विड एंथैल्पी या लिक्विड हीट बोलते हैं, जिसे HF से डिनोट करते हैं। इतना तो बताया होगा मैंने भी। यस सर। तो भैया हमें क्या 298 केल्विन पे डायरेक्टली टेबल से वैल्यू देख लेंगे हम लिक्विड हीट की, वही HF3 ना हो जाएगा? हो जाएगा सर। होगा या नहीं? होगा सर। तो हमें 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 क्या मिल गया? HF3। HF3 मिल गया। अब और क्या क्या निकालना है हमें? क्या क्या निकालना है? क्या क्या निकालना है? अब H1 और H2 निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। HF3 मिल गया है। HF3 की वैल्यू आ गई है 298.9 किलो जूल पर किलोग्राम। लिख लो, ये वैल्यू नोट कर लो। नोट कर लिया? यस सर। ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमें HF की वैल्यू एक बार होती है। भैया पॉइंट 3 हमारा हायर टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। क्योंकि हमें पता है पॉइंट 3 की पोजीशन हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है, तो इतना तो मुझे पता है कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो एंथैल्पी होती है उसे लिक्विड एंथैल्पी बोलते हैं, जिसे HF से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू ऑलरेडी डायरेक्टली टेबल में दी हुई है लिक्विड हीट के नाम से, दैट इज 298.9 किलो जूल पर किलोग्राम। तो यही हमारा HF3 हो गया। क्लियर है? यस सर। अब मैं बढ़ता हूँ H2 की तरफ। H2 भी हमारा डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा। कैसे भाई? H2 हमें पता है, H2 हमें पता है 0.2 हमारा ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है। डायग्राम देखो, है ना? अरे है या नहीं? यस सर। ये देखो ना डायग्राम। 0.2 हमारा, ये 0.2 हमारा जो है ये ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है। इसका मतलब इसकी जो एंथैल्पी होगी वो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई सर। 1 हो गई। x इक्वल टू 1 हो गया, तो मैं H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? HF प्लस x HFG। यही तो हो जाएगा। यस सर। अब वापस टेबल पे आ जाओ। अब बताओ 0.2 हमारा हायर टेम्परेचर पे है या लोअर टेम्परेचर पे है? लोअर पे। हायर टेम्परेचर पे है। तो इसका मतलब हायर टेम्परेचर पे HF की वैल्यू कितनी है? 298.9। x की वैल्यू 1 हो गई। HFG की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। HFG है हमारा लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट भी बोलते हैं HFG को। लेटेंट हीट की वैल्यू दी हुई है 1166.94। इन दोनों को क्या कर देंगे हम? इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू हो गई? वो H2 किसकी वैल्यू हो गई? वो 0.2 की। वो 0.2 की एंथैल्पी हो गई। तो मुझे HF3 भी मिल गया, H2 भी मिल गया। आप क्या चाहिए? H1 चाहिए। अब यहाँ तक तो सब बच्चे कर लेते हैं। क्वेश्चन जो आगे आता है यहाँ से आगे, उसमें जो है फंस जाते हैं बच्चे। तो मुझे निकालना है 0.1 की, क्या निकालना है? 0.1 की एंथैल्पी निकालनी है। 0.1 की एंथैल्पी निकालनी है भाई साहब। 0.1 की एंथैल्पी के लिए मुझे, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं H1 इक्वल टू HF प्लस X HFG, तो मुझे ये पता है यहाँ पे X की वैल्यू ना तो 1 है ना 0 है, इन दोनों के बीच में है। तो मुझे पहले X कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो भाई? यस सर। तो मेरे पास X कैलकुलेट करने का कोई और दूसरा तरीका है? एंट्रोपी वाले फॉर्मूले से होता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे पता है 1 to 2 प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अगर मैं 0.2 की एंट्रोपी निकाल लूं, वो 0.1 की एंट्रोपी के क्या हो जाएगा? बराबर, और वहां से मुझे X मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो क्यों ना मैं फिर 0.2 की एंट्रोपी निकाल लेता हूं पहले। तो अगेन 0.2 की एंट्रोपी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा S2 = SF प्लस X HF SFG। भाई जैसे एंथैल्पी का फॉर्मूला वैसे एंट्रोपी का फॉर्मूला। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ रहा है?
सर दोबारा बता दीजिए इस चीज। हेलो, यस सर। क्या दोबारा बताऊं? बोलो बोलो। एंट्रोपी S2 is equal to S1 plus एक्स एस एफ जी। आगे कैसा फॉर्मूला? बेटा ये सारे फॉर्मूले होती हैं ऐसे ही, प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंस के फॉर्मूले हैं ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाए, मैंने बताए हैं, वही यूज कर रहा हूँ, नया नहीं बताया। ठीक सर। ठीक है, तो S2 निकालने के लिए मुझे, अब मुझे इतना तो पता है कि x की वैल्यू 0.2 पे 1 है, तो S2 निकाल लेता हूँ भाई। S2 के लिए क्या हो जाएगा, SF प्लस SFG। अब SF तो दिया हुआ है भाई, लिक्विड एंट्रोपी तो दी हुई है, लिक्विड एंट्रोपी का मतलब हो गया SF। SFG थोड़ी दिया इसने, नो सर। दिया है क्या नहीं सर। भाई, दिया है या नहीं? सर नहीं दिया सर। नहीं सर। नो सर। तो उसे कैसे यूज करूंगा मैं, यहाँ फंसता है क्वेश्चन, तो यही करते हैं बच्चे गलतियां। कोई बताए मुझे, किसी को समझ में आ रहा हो तो। एंट्रोपी के लिए सर वो डेल्टा S इज इक्वल टू के ऊपर T वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं सर यहाँ। बिल्कुल सही बात है भाई, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हमें पता है एंट्रोपी इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है कि नहीं? जी सर। यस सर। जी सर। तो डेल क्यू मतलब होता है हीट, और टी मतलब होता है टेम्परेचर, हीट बाई टेम्परेचर, तो हम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमें 0.2 पे हीट तो दिया है, तो हम कर देंगे, हम अब यहाँ पे चूंकि SFG की बात कर रहे हैं, SFG मतलब लेटेंट हीट पे जो एंट्रोपी होगी, तो हम SFG को रिप्लेस कर देंगे HFG डिवाइडेड बाई T। क्लियर है? अरे भाई समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? बताना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा मतलब। बेटे मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो S1 इक्वल टू SF1 प्लस एक्स एच, मैंने SFG को रिप्लेस कर दिया है HFG प्लस बाई टी से, HFG बाई टी से, HFG बाई टी से। क्लियर है? यस सर। यस अरे सर। भाई ये कहां से कर दिया, समझ में आया? जी ये सर। हमारी जो हमारी डेफिनेशन है एंट्रोपी की, वहां से रिप्लेस कर दिया है इसे। एंट्रोपी होता है डेल क्यू बाई टी, हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। चूंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, तो वहां हीट उस पर्टिकुलर पॉइंट की ही लेंगे। तो चूंकि ये HFG की बात कर रहा है, लेटेंट एंट्रोपी की बात कर रहा है, तो ऐसी लेटेंट हीट लेंगे। यहाँ पे ये मत कर देना गलती से कि डायरेक्टली H2 रख दो। क्लियर है? यस सर। तो बेटे मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लगाया था, इस फॉर्मूले से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने फॉर्मूला लगाया था S2 इक्वल्स टू SF प्लस X HFG बाई T। मुझे SF पता है, SF, अब हम S2 की बात कर रहे हैं, 0.2 की बात कर रहे हैं, तो सारी वैल्यूज 0.2 की ही लेंगे, 0.1 की नहीं लेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। तो SF की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई है 1.1242। ठीक है, सबसे राइट वाले टेबल में लिक्विड एंट्रोपी मिल गई। यस सर। प्लस X की वैल्यू 0.2 पे कितनी है, 0.2 पे कितनी है X की वैल्यू 1। 1। HFG की वैल्यू कितनी है 0.2 पे? सर हमने ऐड किया 298 प्लस। नहीं, ऐड नहीं करना, 298, यही तो गलती करोगे। वो HFG की बात कर रहा है बेटे, HFG मतलब लेटेंट हीट ओनली, लेटेंट हीट ओनली, लेटेंट हीट ओनली, 1166 मतलब 1166.94 लेंगे वैल्यू खाली। ठीक है, यस सर। जी सर। डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को डायरेक्टली 25 मत पुट कर देना, क्योंकि वो केल्विन में रखना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 298, वो करने के बाद एंट्रोपी निकालेंगे, एंट्रोपी एट 0.2 कितना आ जाएगा, जो भी आएगा उसे बराबर रख देंगे किसके, S1 के, क्योंकि हमारा प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक। ऐसे ही S1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगी, SF1 प्लस X SFG1 डिवाइडेड बाय T1। X को छोड़ के सारी वैल्यू हमें गिवन है, तो वहां से निकल जाएगा X। देखो इसने निकाला, अब देख लो तुम, उसने निकाला S1 इक्वल्स टू SF1 प्लस X1 HFG1 डिवाइडेड बाय T1। क्लियर है? SF1 की वैल्यू डायरेक्टली टेबल से देख रहा है वो, SF1 की वैल्यू मतलब लोअर टेम्परेचर पे वैल्यू कितनी है, 0.5443। उसने वही पुट किया SF1 की वैल्यू, देखो भाई। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं।
ठीक है, ठीक है भाई। सर जी सर। तो SF1 की वैल्यू है 0.5433, वो हमने टेबल से देख ली। X1 हमें निकालना है, हमें पता नहीं है अभी। HFG1 की वैल्यू हमने फिर से टेबल से देखी, ये वाली वैल्यू ये रही HFG1 की। HFG1 ये रहा 1297.68, ठीक है। टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में गिवन है 263, इन्हें पुट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ऐसी बची खाली X1 जो हमें नहीं पता है, बाकी सारी पता है। क्लियर है? यस सर। अब हमने इस वैल्यू को इक्वेट करा दिया जो H2 की वैल्यू आई थी उससे, तो हमें वहां से X की वैल्यू मिल गई। X की वैल्यू आ गई हमारी 0.9। क्लियर है भाई? ये वाली वैल्यू, ये हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराया है यहाँ पे, और यहाँ से X1 की वैल्यू आ गई है हमारी ये 0.9। अब बताओ कोई दिक्कत? दिक्कत है कोई? नो सर। जब हमें एक्स कैलकुलेट करना होगा तब हमें एंट्रोपी वाला रिलेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का, क्योंकि एंट्रोपी से निकलेगा नहीं, एंट्रोपी तो हमें कैलकुलेट करनी ही। ठीक है भाई साहब? अब जब हमें एक्स मिल गया तो H1 निकाल लेंगे हम। अब H1 निकाल लेंगे। H1 ये आ गया। H1 क्या आ गया हमारा? ये आ गया H1, ये आ गया। H1 इक्वल टू क्या है? HF1 प्लस X1 HFG1। HF1 की वैल्यू टेबल से देख ली हमने, X1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, HFG1 हमें पता है, H1 की वैल्यू आ गई 1316.26। क्लियर? क्लियर? यस सर। जब हमें H1 भी मिल गया, H2 भी मिल गया, HF3 भी मिल गया, तो हम क्या निकाल लेंगे? COP। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में भले ही छोटा सा लग रहा हो ये, कि हाँ सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आंसर इसका इतना आसानी से निकलेगा नहीं। ये हो गया फाइनल आंसर। बताओ भाई कोई दिक्कत? अब किसी को इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो हम कल अगला केस स्टार्ट करेंगे। नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी किसी को भी पूरी क्लास में? आधे लोग तो न्यूमेरिकल देख के क्लास ही छोड़ देते हैं, उन्हें करनी नहीं है ना क्लास, होशियार लोग हैं। किरण समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये? हेलो? यस सर। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, करके देखेंगे, जब दिक्कत होगी तो बताएंगे आपको। बिल्कुल ठीक। ठीक, लवी? यस सर। लवी, हाँ बताओ, समझ में आ गया? भाई सब लोग इस क्वेश्चन को एक बार करेंगे, ठीक है? जब करने बैठोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कभी कभी वैल्यू गलत रख दोगे, कभी कभी सॉल्यूशन गलत होगा, कभी सोल्व गलत होगा, है ना? लेकिन अगर ये एक बार अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आगे आने वाले क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये चैप्टर में बस इतना ही है कि ये 5 केस हैं, और जो ऊपर थ्योरी बताया शुरू में वो है, नहीं तो फिर आगे इफेक्ट है कि मैं वर्क डन बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, कूलिंग करूंगा तो क्या होगा, तो हमारा लॉजिकल चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो भैया न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस जरूर करना है इसे, ठीक है? यस सर। यस क्लियर है? सर एक प्रॉब्लम है Yes, सर। वरना मैं कल से, हाँ, वरना इसे क्यों, रुक जाओ ना, रुक जाओ, एक मैं सोल्व क्वेश्चन देता हूँ ना, मेरे पास सोल्व क्वेश्चन भी तो है, मैं पेज नंबर देख लूँ मेरा कौन सा है।
ये अभी जो क्वेश्चन लिखा है मैं बता रहा हूँ कौन सा करना है। देयर इज वेपर ड्राई एट द एंड ऑफ आइसोटोप। बस 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 ये पहला वाला क्वेश्चन ही लिख लो बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, इसमें खाली तुम सीओपी कैलकुलेट करना, ठीक है? ओके सर। नहीं Okay, sir. रेफरेंस पूछा है इसमें तो वो तो निकालना ही पड़ेगा। करेंगे सब ना, आंसर पूछ लूंगा, आंसर क्या सॉल्यूशन देखूंगा किसी से भी, वीडियो ऑन करा के सॉल्व कराऊंगा पूरा। फिर कल हमारे 2 लेक्चर होंगे शायद। यस सर। पहले तो है यस सर। यस सर। पहले तो लेक्चर है ना यस सर। सर? ये सबने लिख लिया क्वेश्चन, ये चाहे लिख लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी मर्जी है। कुल मिला के कल ये क्वेश्चन सोल्व करा लूंगा क्योंकि मैं खुद सोल्व करूंगा, मुझे पता रहेंगे आंसर, टेंशन ना लो, ठीक है सर ठीक सर। क्लियर है? ठीक है सर।